पिंकू, बहुत हो गया ये टीवी देखना। जब देखो टीवी के साथ ही चिपके रहते हो। चुपचाप पढ़ाई करो, एग्जाम सिर पर आ रहे हैं। पर तुम्हें कोई चिंता है भी या नहीं? जब देखो टीवी का रिमोट हाथ में रहता है। लाओ इधर दो रिमोट। क्या है मम्मा, अभी बस 5 मिनट्स में बंद कर दूंगा ना। ये एंड चल रहा है शो का। क्या बात है पिंकू, मम्मी की बात क्यों नहीं सुन रहे? जाओ जाकर पढ़ाई करो। अरे आप आ गए, मैं चाय लेकर आती हूँ। पिंकू गुस्से में टीवी बंद करके अपने कमरे में आ जाता है। क्या हुआ छोटे, पड़ गई पापा से डांट? और देखो टीवी। चलो पढ़ाई करो, वरना मम्मी अभी आकर कान खींचेंगी। रोहन भैया, आप चुप हो जाओ और मेरे ऊपर हंसना बंद करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। जब देखो हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। मेरा टीवी रिमोट भी छीन लिया मम्मी ने। अब मैं अपनी पसंद का टीवी शो कैसे देखूंगा? काश मम्मी पापा रोहन भैया कोई भी मेरे साथ नहीं होता। मैं बिल्कुल अकेले रहता तो पूरा दिन टीवी का रिमोट मेरे हाथ में रहता। मैं पूरा दिन टीवी देखता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। काश मम्मी पापा रोहन भैया अगर मेरे साथ ना हो, फिर तो कोई भी मुझे पढ़ने के लिए भी नहीं कहेगा। मुझे कोई ऐसा जादुई टीवी रिमोट मिल जाए कि ये सब मेरे से दूर हो जाए। बस मैं तो यही चाहता हूँ। अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? आओ पिंकू, तुम यही चाहते थे ना कि तुम सारा दिन टीवी देखो और कोई भी तुम्हें तंग ना करे। अब तुम मेरी सहायता से इस बड़ी स्क्रीन पर जितना मर्जी टीवी देखो, अपना पसंदीदा कोई भी शो। यहाँ पर तुम्हारे मम्मी पापा भाई कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हें पढ़ने के लिए कहेगा। वाह, क्या सचमुच? अब मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ और जितना मर्जी टीवी देख सकता हूँ। हाँ पिंकू, ये जादुई टीवी रिमोट की जादुई दुनिया है। यहाँ पर हर कोई रिमोट से चलता है और यहाँ के प्राणी भी रिमोट हैं। अब तुम ये जादुई रिमोट लो और इसकी सहायता से तुम यहाँ पर टीवी देखने के साथ साथ खाना पीना शॉपिंग करना कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम इस दुनिया में अकेले बिना किसी की रोक टोक के मजे करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं अब यहीं रहूंगा। मुझे नहीं जाना मम्मी पापा के पास। तो ठीक है, आज से तुम यहीं रहोगे। पिंकू को जादुई रिमोट देकर जादुई टीवी रिमोट चला जाता है। पिंकू रिमोट से बार बार चैनल बदलता और कुछ देर मस्ती में टीवी देखता। कुछ देर बाद पिंकू को भूख लगती है। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने का देख कर आता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा यहाँ? वो सामने पिज्जा बर्गर की दुकान है, वहां से खा सकते हो। पिज्जा बर्गर? अरे वाह, यहाँ तो मेरी ऐश ही ऐश है। भैया एक पिज्जा और एक बर्गर देना। अरे यहाँ तो सब लोग रिमोट हैं, मेरी तरह तो कोई भी नहीं दिखता। ये लो तुम्हारा पिज्जा और बर्गर। पिंकू पिज्जा और बर्गर खा लेता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई देती है। वहाँ पर खड़ा रिमोट पिंकू को आइसक्रीम दे देता है। पिंकू आइसक्रीम लेकर वापस टीवी स्क्रीन के पास आकर बैठ जाता है। अब आराम से टीवी देखूंगा और आइसक्रीम के मजे उड़ाऊंगा। कितना मजा आ रहा है यहाँ। अब तो मेरे कानों में मम्मी के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही है। पापा का गुस्से वाला चेहरा भी नहीं देखने को मिलेगा। और रोहन भैया, अब मेरे ऊपर हंसकर दिखाओ। अब यहाँ मैं हंसूंगा। चलो लड़के, बहुत देख लिया टीवी। अब महाराज रिमोट सिंह ने तुम्हें रिमोट महल में बुलाया है। हम महाराज रिमोट सिंह के सेनापति हैं। महाराज रिमोट सिंह कौन है? तुम महाराज रिमोट सिंह को नहीं जानते? उन्हीं की धरती पर खड़े हो, फिर भी पूछ रहे हो महाराज रिमोट सिंह कौन है? हमारे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों रिमोट सेनापति पिंकू को पकड़कर रिमोट महल में ले जाते हैं। अरे ये तो वही जादुई टीवी रिमोट है। महाराज, हम पिंकू को ले आए हैं। पिंकू, कैसा लगा हमारी रिमोट की दुनिया में आकर? अरे जादुई टीवी रिमोट, तो आप ही महाराज रिमोट सिंह हैं। मुझे तो यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। कोई भी तंग करने वाला नहीं है। बस सारा दिन टीवी देखो और मौज करो। मुझे तो आपकी ये रिमोट की दुनिया बहुत अच्छी लगी। ठीक है, जाओ फिर, तुम आराम से टीवी देखो। महाराज, ये बच्चा तो अत्यंत ही मीठी मीठी बातें करता है। आपको ये बालक पसंद आया महारानी? जी महाराज, ये बालक बहुत ही प्यारा है। अगर हम इस बालक के साथ खेलेंगे तो कितना मजा आएगा। चिंता मत कीजिए महारानी रिमोट देवी, अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा। इस बालक को अपने परिवार से ज्यादा टीवी से प्यार है। पिंकू महल से वापस आकर फिर टीवी देखने बैठ जाता है। उसे वहां रहते कुछ दिन हो गए थे। अब लगातार टीवी देख देख कर उसका मन भर गया था। वो रिमोट की दुनिया में भी चक्कर लगाकर थक गया था। वो जहां भी जाता उसे हर जगह टीवी के रिमोट ही दिखाई दे रहे थे। अब मैं क्या करूं? सारे कार्टून देख लिए, सब कुछ खा भी लिया। अब मेरा मन नहीं कर रहा। पर मैं ये टीवी बंद कैसे करूं? इस रिमोट में तो टीवी ऑफ करने का बटन ही नहीं है। क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? भैया मुझे ये टीवी अब और नहीं देखना।
मैं टीवी देख देख कर थक चुका हूँ। क्या आप इसे बंद कर सकते हो? नहीं, यहाँ किसी भी रिमोट में टीवी ऑफ करने का बटन नहीं है। क्या यहाँ पर किसी भी रिमोट से टीवी का बटन बंद नहीं होगा? अब मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। ये बच्चा बहुत शोर मचा रहा है, इसे महाराज के पास ले चलो। छोड़ो मुझे घर जाना है। क्या बात है सैनिकों, ये पिंकू इतना शोर क्यों मचा रहा है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर में रहना है। क्यों? तुम ही तो चाहते थे ना कि तुम्हें कोई परेशान न करे, तुम आराम से टीवी देखो, तुम्हें कोई टोकने वाला ना हो। फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हें वापस घर क्यों जाना है? वहां पर तो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे जो तुम्हें हर समय पढ़ने के लिए बोलेंगे। तुम्हारा भाई तुम्हें परेशान करेगा, तो फिर तुम यहाँ पर रहकर आराम से टीवी देखो और खाओ पियो। नहीं, टीवी देख देख कर मैं थक गया हूँ। मुझे अब और टीवी नहीं देखना। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ मूवी देखनी है, उनके साथ बैठकर खाना खाना है। मुझे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच भी खेलने जाना है। मुझे अभी रोहन भैया के साथ बैठकर स्कूल का बहुत सारा होमवर्क करना है। महाराज, अगर ये बालक यहाँ से चला गया तो मैं किसके साथ खेलूंगी? मैं तो उदास हो जाऊंगी। महाराज कुछ कीजिए, मुझे इस बच्चे को यहीं अपने पास ही रखना है, अपना बेटा बनाकर। आप चिंता मत करो महारानी, अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा। अब ये हमारा बेटा बनकर यहाँ रहेगा। सैनिकों, इसे पकड़ लो। अब वक्त आ गया है कि ये भी हमारी तरह एक जादुई टीवी रिमोट बन जाए। जो आज्ञा महाराज, अब कुछ ही वक्त लगेगा और ये बालक जादुई टीवी रिमोट बन जाएगा। आओ पिंकू, मेरे पास आओ। देखो, अपनी रिमोट मम्मी को प्यार नहीं करोगे? आओ मेरी गोदी में आओ। इस बालक के हाथ बांध दो, ये भागने न पाए, इसे अपने जैसा बनाना है। पिंकू, अब तुम जादुई टीवी रिमोट बनने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी बचाओ, पापा, रोहन भैया, मुझे बचाओ। मुझे टीवी का रिमोट नहीं बनना। पिंकू, टीवी रिमोट की जगह किताबें भी देख लिया करो। पढ़ने बिठाया था या सपने देखने? क्या? मैं कहाँ हूँ? मैं तो महाराज रिमोट सिंह के दरबार में था। अब ये इसका नया ड्रामा है, मम्मी पढ़ाई से बचने का। पिंकू भागकर अपने मम्मी पापा के गले लग जाता है। आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा। और रोहन भैया, अब से मैं आपकी बातों का कभी भी बुरा नहीं मानूंगा। लव यू। लगता है सपने में कुछ ज्यादा ही खो गया हमारा बच्चा। लव यू टू पिंकू बेटा। सपना ही सही, पर पिंकू को समझ आ गया था कि हमारे बड़े हमें हमारे भले के लिए ही समझाते हैं। हमें हमेशा सभी काम अपने समय पर ही करने चाहिए। खेल के साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ खेल दोनों ही जरूरी है। ये बात पिंकू समझ गया था। शमशेर एक बेहतरीन बावर्ची था। वो अपना काम बहुत मेहनत से करता था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के सभी सदस्यों का पेट नहीं भर पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शमशेर का परिवार बहुत बड़ा था। परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पत्नी कम्मो और 3 बच्चे थे। इसके अलावा शमशेर का बड़ा भाई सतवीर और उसके बीवी बच्चे भी साथ ही रहते थे। घर में कमाने वाला अकेला शमशेर ही था, क्योंकि शमशेर के पिता अपनी बीमारी के चलते बिस्तर पर थे और बड़ा भाई सतवीर 1 नंबर का निकम्मा था। भैया उठो, चलो मेरे साथ। सुना है नुक्कड़ वाले ढाबे में रसोइये की जगह खाली है। ढाबे के मालिक से मेरी अच्छी बनती है, मैं वहां आपकी बात करवा देता हूँ। आपको वहां जरूर काम मिल जाएगा। मैं तुझे रसोइया दिखाई देता हूँ क्या है? और वो भी उस खड़ूस रामलाल के ढाबे पर। तुझे पता है ना मेरा 36 का आंकड़ा है उससे। उफ़ो भैया, ऐसा सोचोगे तो फिर मिल गई आपको नौकरी। हाँ तो नौकरी करनी किससे? मैं तो पैदा ही मालिक बनकर हुआ था। सुन मेरी बात, तू भी ये होटल में खाना बनाने का काम छोड़ और चल, दोनों भाई मिलकर नया ढाबा खोलते हैं। 2-4 कारीगर रख लेंगे जो सारा दिन खाना बनाएंगे और ग्राहकों को खिलाएंगे भी। अच्छा, और हम क्या करेंगे? नोट गिनेंगे और क्या। सच में शमशेर, तू ना बड़ा ही बुद्धू है भाई। मैं बुद्धू ही सही भैया, पर आपकी तरह फेंकू नहीं हूँ। नया ढाबा खोलने की बात करते हो, जरा ये तो बताओ इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और कारीगर, वो क्या मुफ्त में काम करेंगे हमारे लिए? और तू इस सब की चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। और सच बताऊं तो नया ढाबा खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी है मैंने। है? क्या मतलब? मुझे सब साफ साफ बताइए, जल्दी बताइए। अरे वो अपने गांव की जो पुश्तैनी जमीन थी ना, मैंने उसका सौदा पक्का कर दिया है। अगले हफ्ते तक पूरे पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद कागजी कार्रवाई, बस फिर समझ ले कि खुल गया अपना ढाबा। हाय रब्बा, ये क्या कर दिया भैया? ले दे के एक वही जमीन तो थी अपने पास और आपने उसे भी बेच दिया। कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लेते। ओए तू चुप कर, ये मत भूल कि बड़ा भाई हूं मैं। पुश्तैनी जमीन का क्या करना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा, तू नहीं, समझा? और हाँ, एक बात और सुन ले, नए ढाबे में हिस्सेदारी चाहिए तो चुपचाप मेरी मदद करने आ जाइयो, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, याद रख। सतवीर ने शमशेर के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा।
मजबूर होकर उसे सतवीर की बात माननी ही पड़ी और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों भाइयों ने मिलकर नया ढाबा खोल लिया। हालांकि जमीन बेचकर सिर्फ ढाबा ही शुरू हो पाया, कारीगरों को नौकरी पर रखने लायक पैसे अब भी नहीं थे। भैया कोई बात नहीं, हम मिलकर खाना बनाएंगे, आप देखना अपना ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। अब लेकिन दोनों अगर खाना बनाने में ही लग जाएंगे तो गल्ला कौन संभालेगा? अब तू अंदर का काम संभाल और मैं गल्ला संभालता हूँ। और ऐसा कर, कम्मो को भी बुला ले घर से, तेरी मदद कर देगी। शमशेर ने सतवीर को कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना बनाने लगा। उसकी पत्नी कम्मो और उसके बच्चे भी उसकी मदद करने लगे। जैसा कि शमशेर ने कहा था, उसने बड़े ही प्यार से खाना बनाया और अपने ग्राहकों को परोसा। खाने का स्वाद और शमशेर का अच्छा बर्ताव लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। भाई वाह, मान गए भैया, मान गए। खाना तो वाकई बहुत बढ़िया है, कहीं कोई कमी नहीं है और बहुत ही बढ़िया। अब से जब भी यहाँ से गुजरेंगे खाना आपके हाथों का ही खाएंगे। बाय गॉड। जी, आपका हमेशा स्वागत है। बहुत ही कम समय में ढाबा बढ़िया चलने लगा। हालांकि इसके पीछे सिर्फ शमशेर की ही मेहनत थी। उसका बड़ा भाई सतवीर तो सारा दिन गल्ले पर बैठा सुस्ताता रहता था। शमशेर को ये सब खलता जरूर था, लेकिन उसने लड़ाई के डर से कभी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन, ए शमशेर, चल भाई काम समेट ले, अब ढाबा बंद करते हैं। नहीं भैया, अभी ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है। शहर से आखिरी बस आने ही वाली होगी। वो बस सीधे दिल्ली से आती है, तो उसमें कई सवारियां होंगी, तो उन्हें खिलाकर ही चलेंगे। क्या बकवास कर रहा है? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। तू ऐसा कर, मुझे घर के लिए खाना बांध कर दे, मैं तो जा रहा हूँ। तू आते रहना जब आना हो। शमशेर ऐसा ही करता है। सतवीर खाना लेकर घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर में दिल्ली से आने वाली वो आखिरी बस ढाबे पर आकर रुकती है, जिसका असल में शमशेर इंतजार कर रहा था। बस से उतरकर काफी ग्राहक ढाबे पर खाना खाते हैं और फिर वापस बस में चढ़ जाते हैं। उनके जाते ही शमशेर ढाबा बंद करने लगता है। तभी एक बाबा अपने 2 चेलों के साथ शमशेर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा कुछ खिला दे हम भूखों को, भगवान तुझे इसका इनाम जरूर देगा। बाबा को देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके पास खाने के बदले देने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर भी शमशेर ने उन्हें खाना खिलाने का फैसला किया। उसने जैसे ही खाना परोसने के लिए बर्तन खोला तो देखा कि खाना तो बहुत कम ही बचा था। अरे, ये तो बस कम्मो और बच्चों के लायक ही है, लेकिन बाबा इन्हें भी तो भूखा नहीं छोड़ सकता। काफी सोचने और समझने के बाद आखिरकार शमशेर तय कर लेता है कि वो बूढ़े बाबा और उनके दोनों चेलों का पेट भरेगा, अपने परिवार का नहीं। वो खाना परोसकर उन बूढ़े बाबा को दे देता है। तभी कम्मो वहां आ जाती है और खाने के बर्तन को पूरा खाली देखकर शमशेर से कहती है, ये क्या किया आपने? थोड़ा सा भी खाना नहीं बचाया। आप और मैं तो रह लेंगे बिना खाए, पर बच्चे वो कैसे रहेंगे भूखे? अब कोई बात नहीं कम्मो, भैया ढाबे से खाना लेकर गए थे, कुछ तो बचा होगा, घर जाकर वही खिला देना बच्चों को। कैसी बातें करते हो जी, घर पर इतने लोग हैं खाने वाले, तो क्या आपको लगता है खाना बचा होगा? अब क्या करेंगे जी, बच्चे शाम से भूखे हैं, उन्हें क्या कहूँ मैं? कम्मो की बात सुनकर शमशेर को एहसास हुआ कि उससे वाकई गलती हो गई। उसे सारा खाना इस तरह खत्म नहीं करना चाहिए था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर से कुछ पकाने के लिए राशन नहीं था और रात भी हो चुकी थी, इसलिए बाजार से राशन लाना भी मुमकिन नहीं था। अपने बच्चों के भूखे चेहरों के बारे में सोचकर शमशेर की आंखों में आंसू आ गए। पास ही बैठे बूढ़े बाबा शमशेर का दिया हुआ खाना खाते हुए सब कुछ सुन और देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद वो शमशेर के पास गए और उससे बोले, जुग जुग जियो बेटा, उदास मत हो, तुम्हें अपनी नेकी का इनाम जरूर मिलेगा। इतना कहकर बाबा ने शमशेर के खाना पकाने वाले बर्तन पर अपना हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर उन्होंने शमशेर से उस बर्तन पर हाथ रखने को कहा। शमशेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने बर्तन पर हाथ रख दिया। इसके बाद, जब तुमने इतनों का पेट भरा है तो तुम्हारे बच्चे भूखे कैसे रह सकते हैं? इस बर्तन को खोलो। बाबा के कहने पर शमशेर ने जैसे ही बर्तन के ऊपर का ढक्कन हटाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बर्तन खाने से पूरी तरह भरा हुआ था। बाबा, ये कैसा चमत्कार है? नहीं, ये चमत्कार नहीं बल्कि आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। अब से ये बर्तन हमेशा तुम्हारा कहा मानेगा। तुम इस पर हाथ रखोगे तो ये खुद ब खुद खाने से भर जाएगा, और जब तक तुम इसके ऊपर फिर से हाथ रखकर इसे रुकने को नहीं कहोगे, इसके अंदर का खाना कभी खत्म नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आप नहीं जानते आपने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। मदद तो तुम करते आए हो। मैंने देखा तुमने उस बस से उतरे मेरे जैसे कई लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, जिनके पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, बावजूद इसके कि खुद तुम्हारा परिवार भूखा था। बस इसी तरह
हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते रहना बेटा, और ये जादुई बर्तन हमेशा तुम्हारा साथ देता रहेगा। पर हां, याद रहे, अगर कभी मन को लालच घेरे या फिर किसी को धोखा दिया तो ये बर्तन कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जी बाबा जी, मैं समझ गया कि मुझे अब क्या करना है। शमशेर को आशीर्वाद देकर वो बाबा अपने चेलों के साथ वहां से चले गए। वास्तव में उस जादुई बर्तन ने शमशेर की जिंदगी बदल दी। अब उसे सारा दिन भट्टी के सामने खाना पकाने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ रखते ही वो बर्तन लजीज खाने से भर जाता था, और जब तक शमशेर उसके ऊपर वापस से हाथ रखकर रुकने को ना कहे, खाना खत्म ही नहीं होता था। शमशेर हर रोज सबसे पहले अपने सभी ग्राहकों को भरपेट खाना खिलाता और फिर हर रोज शाम के वक्त कई गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाता था। लेकिन ऐसा तब तक ही चल सका जब तक उस जादुई बर्तन के बारे में सतवीर को पता नहीं चला। अच्छा, तो ये बात है। इसे क्या लगा? ये नहीं बताएगा तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ये जादुई बर्तन इसके पास नहीं होना चाहिए। इस बेवकूफ को क्या पता इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। सतवीर ने बड़ी चालाकी से शमशेर को किसी काम के बहाने घर भेज दिया। शमशेर ने जाने से पहले बर्तन के ऊपर हाथ रखकर उसे रुकने का इशारा कर दिया था। फिर उसके वहां से जाते ही सतवीर ने सबसे पहले तो इस जादुई बर्तन को पूरी तरह खाली किया और फिर उसमें एक सोने का सिक्का डाल दिया। फिर उस बर्तन को बंद करके उसके ऊपर हाथ रख दिया। सतवीर को उम्मीद थी कि वो बर्तन खाने की तरह ही सोने के सिक्कों से भी भर जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी। ये क्या? इसमें तो मेरा सिक्का भी नहीं है। ये तो धोखा है। शमशेर ने गुस्से में उस बर्तन को जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े हो गए। तब तक वहां शमशेर भी आ पहुंचा। बर्तन को टूटा हुआ देखकर वो सब कुछ समझ गया। शमशेर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब्र से काम लिया। उसने सतवीर से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसी वक्त उसने सतवीर से अलग होने का फैसला कर लिया। सतवीर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार शमशेर जिद पर अड़ गया। वो अपने बीवी बच्चों और माता पिता को लेकर सतवीर से अलग रहने लगा, और तब जाकर सतवीर को एहसास हुआ शमशेर की अहमियत का भी और मेहनती होने की जरूरत का भी।